केंद्रीय बलों के प्रभाव में गति, ये हमारा सेकंड चैप्टर है मैकेनिक्स की बुक का। इसका फर्स्ट टॉपिक है केंद्रीय बलों के प्रभाव में गति का, कि केंद्रीय बल क्या होते हैं। इसमें बल की क्रिया रेखा सदैव किसी नियत बिंदु से गुजरती है और बल का जो परिमाण है उस नियत बिंदु जिस बल क्षेत्र का केंद्र कहते हैं से कण की दूरी पर निर्भर करता है। क्रिया रेखा सदैव बल जो है F की क्रिया रेखा सदैव किसी फिक्स पॉइंट से निकलेगी और जिसे बल क्षेत्र का केंद्र बिंदु कहते हैं उस नियत बिंदु की दूरी निर्भर करती है। उसके बाद है उदाहरण के लिए स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वीय बल आदि केंद्रीय बलों के उदाहरण हैं। गणितीय रूप में से हम लिखेंगे Fr = Fr प्लस माइनस आर कैप, एकांक सदिश है यहाँ पर आर कैप। गुरुत्वीय क्षेत्र के लिए तीव्रता Fr = Gm/r² - r। स्थिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता Er = kq/r²। दूसरा क्या है इसके एक्सियोम, केंद्रीय बल के अंतर्गत प्रत्येक कण की गति सदैव एक ही समतल में होती है। कैसे होती है? एक कंडीशन ली है हमने कि r क्रॉस Fr या Fr r वेक्टर क्रॉस r कैप = 0। F = ma की कंडीशन हम जानते हैं। इस F = ma की कंडीशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए इसे r क्रॉस m d²r/dt² = 0 लेके चलेंगे। इस कंडीशन को हम इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे तो हम ऐसे एक एग्जाम्पशन मान के चलेंगे कि r क्रॉस dr/dt का अगर डिफरेंशियल किया जाए तो वो कुछ इस तरीके से होगा। ये वाली कंडीशन 0 हो जाएगी I क्रॉस I = 0 वाली कंडीशन से, और r क्रॉस d²r/dt² हमारे पास = 0 में बचता है। इसका रिजल्ट ये आता है जो कि इस रिजल्ट से मैच करता है। तो इस कंडीशन को हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। इसलिए d/dt r क्रॉस dr/dt = 0। ये फोर्स की फॉर्म चल रही है। r क्रॉस dr/dt = अगर कांस्टेंट माने तो ये कांस्टेंट समय पर डिपेंड नहीं करता है और सदिश r कैप और कण के वेग dr/dt से बने तल के लंबवत है। इसका अर्थ हुआ कि dr/dt से निर्मित समतल सदैव अपरिवर्तित रहना चाहिए। अतः कण की जो गति है वो किस में होगी? समतल में होगी। h कांस्टेंट t पर डिपेंड नहीं है और ये dr/dt इसकी जो वेलोसिटी है और सदिश r इसकी जो दूरी है उसकी गति किस में है? समतल में है। बलागुण इसके लिए हमें निकालना है। केंद्रीय बल के लिए बलागुण, केंद्रीय बल के लिए बलागुण की अगर हम बात करें तो टो = r क्रॉस Fr, r दूरी इंटू बल, क्रॉस वेक्टर फॉर्म क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ में 0 है, ठीक है। पर टो = dj/dt, ये हमें ऑलरेडी पता है, और dj/dt = अगर 0 हम मानते हैं यहाँ इस फॉर्मेट से तो j क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया। j क्या है? यहाँ पर कोणीय संवेग है और केंद्रीय बल क्षेत्र में कण का कोणीय संवेग क्या है? नियत है। J = r क्रॉस p से। इसके बाद इसका रिजल्ट क्या निकला इस कैलकुलेशन का कि सदिश J सदैव R के लंबवत होता है। अन्य रूप में सदिश R जो है वो J के लंबवत तल में रहता है और चूंकि J नियत है अतः वह तल जिसमें सदिश R स्थित होता है नियत रहता है, अर्थात कण एक ही तल में गति करता है। यानी केंद्रीय बल के अधीन अगर कोई कण गति करता है तो वह एक समतल में गति करेगा। केंद्रीय बल के अंतर्गत कण की गति के समीकरण निकालने के लिए माना कि कोई कण यहाँ P पॉइंट पर है, x और y इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। x = r cos θ, y = r sin θ इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स है। डिफरेंशियल dx/dt करने पे dr/dt डिफरेंशियल होगा cos θ कांस्टेंट। नेक्स्ट टर्म में r कांस्टेंट
कॉस थीटा का डिफरेंशियल साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी, dy/dt फिर डिफरेंशियल करेंगे, दोनों इक्वेशन हमको मिलती है। इसका डबल डिफरेंशियल करने पे हमें ये दो इक्वेशन मिलती है। इसके बाद त्वरण के लिए हमें पता है कि a इक्वल्स टू आई डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस जे कैप डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, कोऑर्डिनेट फॉर्म में dx/dt का एक बार और डिफरेंशियल करने पे हमें क्या मिलता है, ये इन दोनों की वैल्यू यहाँ से पुट करने पे हमारे पास में ये पूरी एक इक्वेशन मिलती है, दिस वन प्लस दिस वन। अब रेडियल डायरेक्शन में हम एकांक सदिश की बात करें तो रेडियल डायरेक्शन में एकांक सदिश होता है r इक्वल्स टू आई कैप कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। यहाँ से हम इसका त्वरण निकालेंगे तो त्वरण हमारे पास में यहाँ पर है a इक्वल्स टू आर केप ए आर प्लस थीटा केप ए थीटा, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये डायरेक्ट कंडीशन आपको लर्न करने के लिए है। इसमें ए आर की वैल्यू ये गिवन है और ए थीटा की वैल्यू ये गिवन। इस वाली इक्वेशन का जो हमने पहले डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर वाली इक्वेशन से जो रिजल्ट निकाला उससे कंपेयर करेंगी तो ए आर की वैल्यू हमारे पास आती है डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। ए थीटा की वैल्यू आती है आर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी आर बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी। ये दोनों भी आपको लर्न करना ज़रूरी है। ए आर क्या है यहाँ पे, एरियल एक्सेलरेशन है। उसके बाद में फोर्स के लिए आपके पास में जो फंक्शन आता है इस फॉर्मेट में एफ आर इक्वल्स टू एफ आर आर कैप और एम ए, ये हमें नॉन है। ये फंक्शनल फॉर्मेट है इसका। अगर एफ को फंक्शन के तौर पे हम लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे और फॉर्मूला में लिखेंगे तो एम ए लिखेंगे। एफ आर आर केप एम ए को ये फंक्शन के फॉर्मेट में हमने लिखा है जो हमने ऊपर भी काम में लिया था, आर केप ए आर प्लस थीटा केप ए थीटा। ए आर और ए थीटा की वैल्यूज पुट करो, यहाँ पर हमारे पास पे क्या कंडीशन आती है, एम मल्टीप्लाई बाय दिस इक्वल्स टू 0। तो ये जो कंडीशंस आती है हमारे पास में, इससे पता चलता है कि केंद्रीय बलों के अंतर्गत गतिशील कण की गति के समीकरण है ये दोनों, ठीक है। ये आपको लर्न होना चाहिए। कोणीय संवेग के संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग संरक्षण के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारे पास में ऊपर फॉर्मूला आया है एम आर डी स्क्वायर अपॉन डी थीटा और ये इसको इक्वल्स टू 0 करेंगे क्योंकि एफ इक्वल्स टू 0 है केंद्रीय बल के लिए। यहाँ पर इसको डिफरेंशियल फॉर्म में ले लेंगे कि अगर आप वापस खोलेंगे डी बाई डी टी एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू 0 को, तो वापस हमें क्या मिलेगा, यही फॉर्मेट मिलेगा। जैसे m कांस्टेंट है इसको बाहर निकाला, आर स्क्वायर कांस्टेंट करके पहले डी थीटा बाई डी टी को डिफरेंशियल किया, फिर डी थीटा बाई डी टी को कांस्टेंट रखा और आर स्क्वायर का डिफरेंशियल किया तो 2r डी आर बाई डी टी, ठीक है। ये डिफरेंशियल फॉर्म हमें मिली। यहाँ से डी बाई डी टी 0 हो जाएगा, एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी से ये भी 0, या फिर डी जे बाई डी टी इक्वल्स टू 0। जे की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या ली है, एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी कॉन्स्टेंट के साथ। जे क्या है, कोणीय संवेग है। इसका हमें रिजल्ट क्या मिला यहाँ पे, कोणीय संवेग का जो हमें कांस्टेंट मिला कि घूर्णन गति करने से कण के कोणीय संवेग का मान, घूर्णन गति करने से कोणीय संवेग का मान क्या हो जाता है, एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी होता है। इसलिए कोणीय संवेग के संरक्षण के नियम को ये व्यक्त करता है और केंद्रीय बलों के अंतर्गत गतिशील कण का कोणीय संवेग सदैव संरक्षित रहता है और उसका मान क्या होता है, कोणीय संवेग का एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। उसके बाद आता है क्षेत्रीय वेग। क्षेत्रीय वेग जो हमने यहाँ पर ए आर निकाला था, ए आर का इंटीग्रल करने पर हमें क्या मिलेगा, क्षेत्रीय वेग मिलेगा। यहाँ पर क्षेत्रीय वेग डी बाई डी टी 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी
इक्वल्स टू 0, ये कांस्टेंट। ये जो कंडीशन आई है 1/2r² डी थीटा बाई डी टी, ये क्या है? क्षेत्रीय वेग, एरियल वेलोसिटी आपकी कहलाती है, जो एकांक समय में कण की स्थिति सदिश r के द्वारा स्वेप्ट क्षेत्रफल होता है। यानी कोई कण अगर यहाँ पर है तो एकांक समय में वो यहाँ से यहाँ जाएगा और ये जितना क्षेत्रफल कवर करेगा, जिस वेलोसिटी से कवर करेगा, वो वेलोसिटी आपकी क्या कहलाएगी? एरियल वेलोसिटी कहलाएगी। सर्कुलर मोशन के लिए है ये चीज़, स्ट्रेट मोशन के लिए नहीं है। केंद्रीय बलों के लिए कोणीय संवेग के संरक्षण का नियम क्षेत्रीय वेग की निश्चलता को व्यक्त करता है। यानी ये जो है क्षेत्रीय वेग, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। यह वास्तव ग्रहों की गति के लिए केपलर का द्वितीय नियम है। केपलर के अनुसार सूर्य के सापेक्ष प्रत्येक ग्रह एक निश्चित वेग से गतिशील है। क्षेत्रीय वेग की निश्चलता केंद्रीय बलों का स्वाभाविक गुण होता है और यह कोणीय संवेग संरक्षण के नियम से प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ तक लर्न करने के लिए एक तो ये चीज़ है, क्षेत्रीय वेग 1/2r² डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। क्या है ये? एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला कि 1/2r² डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। एक तो एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और इससे पहले एक हमारे पास में आया है जे की वैल्यू। जे की वैल्यू जो हमारे पास में आई है कोणीय संवेग, ये जे इक्वल्स टू mr² डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। जे और एरियल वेलोसिटी वाला ये v, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर 1/2r² डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, और कोणीय संवेग के लिए mr², 1/2 की जगह क्या है? यहाँ पर m है, यहाँ m है और यहाँ 1/2 है। ये दोनों आपको याद होना चाहिए। इसके बाद है ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण में हमें फॉर्मेट बताइए। ऊर्जा संरक्षण का फॉर्मेट क्या होता है? Fr इक्वल्स टू -dUr/dr। ठीक है, अब यहाँ से ये इक्वेशन हम निकालेंगे कि Fr न केवल केंद्रीय बल है बल्कि संरक्षी बल भी है। इस स्थिति में यह समीकरण ऊर्जा के संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। md²r/dt² -rj²/mr4 इक्वल्स टू du/dr। ये इक्वेशन हमें मिली है कहाँ से? ये जो हमने यहाँ पर एरियल वेलोसिटी निकाली थी वहाँ से। ये देखिए, ये वाली जो हमें मिली है Fr की वैल्यू, इससे हम यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण का नियम निकालेंगे। यहाँ पर हमने J की वैल्यू पुट करी है। J² का मतलब क्या? J² का मान क्या था यहाँ पर? J इक्वल्स टू mr² डी थीटा बाई डी टी हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करी है। ये m जो है ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ है mr डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी में हम क्या करेंगे, एक m तो ऑलरेडी है, हमें r² और चाहिए, तो एक r से ऊपर नीचे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा कि ये है ही सही, rj²mr4 इक्वल्स टू du/dr। du/dr क्या है? ये Fr है। इसके बाद इसको ट्रांसफर करेंगे तो md²r/dt² की वैल्यू ये आ जाएगी, और 1/r² का अगर हम डिफरेंशियल करते हैं तो हमारे पास में ये वैल्यू पुट होती है r³। ये चीज़ें आपको लर्न रखनी पड़ेगी जब आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं बीएससी एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ है ये डायरेक्ट पुट होएगी। यहाँ से md²r/dt² इक्वल्स टू -d/dr u प्लस g²/2mr²। इसको भी देखो डिफरेंशियल फॉर्मेट में इसने बाहर निकाल लिया। उसके बाद में dr/dt से बोथ ऑफ साइड मल्टीप्लाई किया है, उससे ये इक्वेशन सॉल्व होगी, और इससे हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा 1/2m dr/dt का होल स्क्वायर प्लस u प्लस g²/2mr² इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये जो इक्वेशन है ये क्या है? टोटल ऊर्जा संरक्षण का जो समीकरण है वो ये है। इसमें 3 आपके पास में यहाँ पर पद आए हैं। ठीक है, 3 जो रिजल्ट आए हैं, इसमें फर्स्ट वाला जो है
1/2m/dr/dt का होल स्क्वायर, ये स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। J²/2mr² घूर्णन गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। और जो U है वो स्थितिज ऊर्जा के लिए, स्थानांतरित गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा। यहाँ पर घूर्णन गतिज ऊर्जा हमारे पास में क्या है, 12I⍵²। ठीक है, ये यहाँ तक आपकी इक्वेशन सॉल्व होती है। इसमें ये आपको लर्न रखना है कि 1/2I⍵² क्या है, ये J²/2mr² के इक्वल है। इसके बाद है गति के समीकरण का हल। ये इक्वेशन आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर बीएससी के एग्जामिनेशन में आपके पुराने किसी पेपर में ये इक्वेशन आई हुई है या ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है तो आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद है केंद्रीय बलों के प्रभाव में गति के स्वरूप के बारे में। इसमें वही है जो हमने एफआर के रिजल्ट निकाले थे यहाँ पर डिफरेंशियल फॉर्मेट में। ठीक है, इसके बाद यहाँ से ये फॉर्मेट अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा F'(r)=F(r+J²mr³। यहाँ तक हम ऑलरेडी पहले ही इक्वेशन सॉल्व कर चुके थे। यहाँ पर J/2mr² है, वो अपकेंद्रीय बल है J²/mr³। इसके m⍵²r की संगत स्थितिज ऊर्जा का मान है। तो टोटल एनर्जी को जब हम लिखेंगे तो 1/2m/dr/dt का होल स्क्वायर प्लस U प्लस J²/2mr², 1/2m/dr/dt, और ये इसने U की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से जो रिज़ल्ट हमें मिलता है वो ये इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट मिलता है कि U जो है वो J²/2mr² तथा U डैश के R के साथ जो रिज़ल्ट निकाला है ये सब क्या है, एनर्जी डायग्राम है। यहाँ पर F जो है वो है +k/r², U जो है -k/r। दोनों रिजल्ट आपको पता हो, F = +k/r² और U = -k/r। गतिज ऊर्जा जो है वो 12m/dr/dt का होल स्क्वायर, ये हमेशा पॉजिटिव है। अब केंद्रीय ऊर्जा जो है J/2mr², ये भी पॉजिटिव है। और जो स्थितिज ऊर्जा U है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। U डैश = U प्लस J²/2mr², प्रभावी स्थितिज ऊर्जा का मान भी धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। अभी U डैश धनात्मक का मान क्या है कि J²/2mr² की जो वैल्यू है वो U, और U डैश के ऋणात्मक का मान है कि ये U से लेस है। धनात्मक का तो धनात्मक मान का मतलब ये है कि ये J²/2mr² की वैल्यू U से ग्रेटर देन है और यहाँ पर ये इससे लेस देन है। ये इसका आपका जो डायग्राम है वो, इसमें आपको तीनों चीज़ें याद करने की क्या है कि ये जो डायग्राम है उसमें ऊपर वाली लाइन J²/2mr² अपकेंद्रीय ऊर्जा को प्रदर्शित करती है। बीच वाला जो डायग्राम है U डैश वो प्रभावी स्थितिज ऊर्जा को प्रदर्शित करता है, और जो नीचे वाला डायग्राम है U वो -k/r, ये आपकी स्थितिज ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि आपको इन तीनों डायग्राम में से इंडिविजुअल एक डायग्राम दे दिया, जैसे कि ये 0 है, ये R है और ये एनर्जी डायग्राम। ठीक है, ये बताइए कि ये डायग्राम कौन सी ऊर्जा को प्रदर्शित करता है, तो वहाँ पर आपका आंसर होगा U = -k/r। नेक्स्ट वीडियो में हम केपलर के ग्रहीय गति के नियम पढ़ेंगे।